नमस्कार आप सभी संगीत प्रेमियों को। मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशनल हब की तरफ से पुनः आप सबके बीच में एक बार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है या फिर ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हम संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी पुरोधा हैं, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी महान शख्सियत हैं, उनके विषय में हम लोग चर्चा पर चर्चा करते रहते हैं। तो आज जिस महान शख्सियत के विषय में हम चर्चा पर चर्चा करेंगे उनका नाम है मुश्ताक अली ख़ान साहब। जी हाँ, मुश्ताक अली ख़ान साहब एक ऐसा नाम जिनका नाम लेने के बाद हमारे जहन में सितार के वो मधुर स्वर बज उठते हैं जो हमें उनकी याद दिलाते हैं। मुश्ताक अली ख़ान साहब 20 जून सन 1911 के दिन हमारे बनारस की गलियों में पैदा होते हैं। उनका जन्म होता है। पिता का नाम आशिक अली। पिता भी अपने समय काल के एक बहुत नामी संगीतकार, संगीत के क्षेत्र में एक बड़ा अनुभव उनके पास, एक बड़ी परंपरा के साथ जुड़े हुए। संगीत के क्षेत्र में वर्तमान समय को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत खंडे ने जो व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था के पूर्व जो भी संगीतकार हुए या रहे, उनका किसी न किसी घराने के साथ जुड़ाव रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक था वो घरानों में सीमित हो चुका था। उसकी कुछ मजबूरियां भी थीं और बाद में वो मजबूरियां जो थीं वो एक आप समझिए कि ट्रेडिशन बन गया हुआ था। तो जो भी बड़े कलाकार हैं वो उनका संबंध किसी न किसी घराने से रहा। इनका संबंध बनारस का होते हुए भी बनारसी घराने से न होकर के सेनिया घराने से इनका संबंध बताया जाता है, क्योंकि इनके जो पिताजी थे उनका नाम था आशिक अली। आशिक अली जी जो थे वो बरकतुल्लाह ख़ान साहब के शागिर्द थे, जो कि बरकतुल्लाह जी का संबंध आपके दिल्ली से है। और बरकतुल्लाह ख़ान साहब जिस पीढ़ी से आ रहे थे वह पीढ़ी थी आपके मसीद ख़ान साहब की। तो फिरोज़ ख़ान, मसीद ख़ान, ये जो एक पीढ़ी चलती चली आई, यह सेनिया घराना कहलाया। वास्तव में अगर देखा जाए तो कहीं कहीं इसका नाम सैनी घराना मिलता है, कहीं कहीं सेनिया घराना मिलता है। तो सेनिया घराने की जो परंपरा रही वह मसीद ख़ान साहब के बाद एक अलग ट्रेडिशन था। इसका अलग ट्रेडिशन का मेरा कहने का सेंस ये है कि आप जैसा कि जानते होंगे कि मसीद ख़ान साहब का नाम जब आता है तो हमारे जहन में एक मसीद ख़ानी गत का नाम ऑटोमेटिक उड़ जाता है कि मसीद ख़ानी गत का निर्माण जिन्होंने किया वो मसीद ख़ान साहब है। मसीद ख़ानी गत जो सितार में रही, आगे चल के वह आम बोलचाल में उसको कहा जाने लगा कि भाई विलंबित ख्याल है। तो खैर ये सब्जेक्ट दूसरा, उस पर नहीं जाना चाहेंगे। हम उस ट्रेडिशन को लेकर के चलना चाहेंगे। तो चूँकि मसीद ख़ान की वंशावली बरकतुल्लाह ख़ान साहब की रही, तो बरकतुल्लाह ख़ान साहब के शिष्य थे, शागिर्द थे आशिक अली ख़ान साहब। तो अपने आप को उस परिवार से, उस घराने से जाहिर सी बातें जोड़ेंगे। और उनके ही पुत्र थे मुश्ताक अली ख़ान साहब, तो ये भी उसी घराने से इनका जुड़ाव रहा या फिर उसी घराने की चीज़ों को ही लेकर के आगे बढ़े। मुश्ताक अली ख़ान साहब बचपन से होनहार तो थे ही, और चूँकि एक ऐसा माहौल था, एक ऐसा परिवेश था कि उस परिवेश में चौदिश में स्वरों का ही संचार हो रहा था। इस टाइम पीरियड में इन्होंने अपने पिता से, गुरुजनों से सितार की शिक्षा तो ली ही, साथ ही साथ इन्होंने सुरबहार पे भी इनका बहुत अच्छा आधिपत्य था और पखावज का भी इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। कहा जाता है कि 3 मिजराब से सुरबहार अथवा आपका सितार बजाने का इनके पास एक अनोखा गुण था। ये इनको छोड़ करके और इस तरह का प्रयोग किसी ने दिखाया नहीं। तो 3 मिजराब का प्रयोग ये किया करते थे अपने वादन में। ये बातें इनके लिए ही कही जाती है। एक अच्छा सानिध्य जब आपको मिलता है, जब आप एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ
आप जो करना चाहते हैं, आप जो कर रहे हैं उसके अनुकूल वातावरण हो तो फिर किसी भी क्षेत्र में विकास बहुत तेज़ी से होता है और उसमें शुद्धता बहुत ज़्यादा होती है। वही इनके साथ हुआ। छोटी उम्र में ही ये बहुत अच्छे सितार के प्लेयर हो जाते हैं और जीवन आगे बढ़ने लगता है। कम उम्र में ही इनके पास इतनी प्रतिभा हो जाती है कि बनारस के पड़ोसी, वर्तमान समय में तो जिला कहा जाएगा लेकिन उस समय वो एक राज्य था, और जौनपुर, उस जौनपुर के जो सुल्तान थे उन्होंने इनको अपने यहाँ दरबारी गायक नियुक्त कर लिया। और जैसा कि हम जौनपुर रियासत कह लें या फिर छोटा सा राज्य कह लें, उसका संबंध अगर देखा जाए तो मध्यकाल से ही संगीत के साथ बहुत गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। हम आप अच्छी तरह जानते हैं कि जौनपुर के ही नाम पे जौनपुरी राग का निर्माण हुआ, जो कि असावरी थाट का राग है, बड़ा ही सुंदर राग है। जौनपुर के हुसैन सर का क्या योगदान रहा हमारे म्यूज़िक में, अपने साथ उन्होंने किन किन कलाकारों को रखा, ये एक दूसरा विवरण हो जाएगा, प्रकरण हो जाएगा। मेरे कहने का बस ये एकमात्र उद्देश्य है कि जौनपुर का जो दरबार रहा वो सदैव से संगीतज्ञों का सम्मान किया। इनको अवसर मिलता है, यह जाते हैं, राज्य के दरबारी गायक नियुक्त होते हैं, अपने काम को सुचारू रूप से करने लगते हैं। लेकिन एक कम अवधि के कार्यकाल के बाद ही इनको ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमें बाहर निकलना चाहिए और हमारी जो प्रतिभा है वह अन्य लोगों के सम्मुख भी प्रस्तुत करनी चाहिए। एक कलाकार के लिए जो ऊर्जा का स्रोत होता है वह होता है श्रोता, और उस श्रोता को बांधा नहीं जा सकता। जैसे कहावत इंग्लिश में है कि स्काई इज़ नो लिमिट, वही स्थिति है म्यूजिशियंस के लिए। वो चाहता है कि पूरी दुनिया उसको सुने, वही विचार इनके अंदर भी रहा। समय ने भी साथ दिया और 1930 के आसपास का टाइम पीरियड रहा जब इनको इलाहाबाद सम्मेलन में स्वयं को प्रस्तुत करने का सुअवसर प्राप्त होता है। ये स्वयं को प्रस्तुत करते हैं और वहाँ पे अपनी प्रस्तुति जब देते हैं तो श्रोताओं को और गुणीजनों को, क्योंकि सम्मेलनों में गुणीजनों की भी उपस्थिति हुआ करती थी, तो गुणीजनों को ये एहसास होता है कि नहीं, इनके अंदर शुद्धता को लेकर के किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं है। इनकी एक खासियत ये थी कि ये रागों की शुद्धता पे, वादन की शुद्धता पे विशेष ध्यान दिया करते थे। ये रोचक बनाने के लिए कुछ में कुछ एडिशनल ऐड करने के पक्ष में नहीं रहा करते थे। लोगों को इनकी बात की पसंद आती है, बड़ी तारीफ़ होती है, बड़ा अप्रिसिएशन मिलता है और यहाँ से इनका जीवन एक नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ पड़ता है। उसी टाइम पीरियड में इनको सन 1929-30 के आसपास इनको ऑल इंडिया रेडियो पे अपनी प्रस्तुति करने का अवसर प्राप्त होता है। कहीं कहीं 39 टाइम पीरियड भी दिया रहता है और 1932 में ही इनको जो है वो सितार सुधाकर की भी उपाधि दी जाती है। चल पड़ता है इनका जीवन और अपने अलग अलग गंतव्यों पे पहुंचते हैं, अपने प्रोग्राम को देते हैं। प्रोग्रामों को देने के बाद हर जगह से इनको वाह मिलती है। चूँकि इनकी जो परंपरा चली आ रही थी वो सिनिया घराना की परंपरा थी, तो वहाँ उस परंपरा में ध्रुपद का एक विशेष स्थान था। तो ध्रुपद अंग में इनका वादन मैक्सिमम होता था और बीन अंग के साथ ही अपने सितार का वादन किया करते थे। और जैसा कि हमने पहले बताया कि शुद्धता पे इनका विशेष ध्यान रहता था। तो लगभग 15-20 सालों तक का इनका एक सफ़र रहा जो कि बहुत पीक पे रहा, बहुत ही उठान पे रहा, बड़ी ऊंचाई तक ये पहुँचे। और 1950 के आसपास का जो टाइम पीरियड आया, उस टाइम पीरियड में सितार के क्षेत्र में कुछ नए नाम उभर करके सामने आए, जैसे विलायत खान साहब, रविशंकर जी, निखिल बैनर्जी, ये तमाम नाम। और ये नाम ऐसे थे जो कि अभी तो नवयुवा थे ही इनकी अपेक्षा, और साथ में इन लोगों ने नई चीज़ों को एडॉप्ट करना
एक्सेप्ट किया कि श्रोता का जो मूड है, श्रोता का जो मिजाज है, उसके हिसाब से हम क्या चीज़ नहीं एडॉप्ट कर सकते हैं, क्या प्रस्तुति दी जाए कि श्रोता का मनोरंजन और उच्च स्तर तक पहुँचे। यहाँ पे इन चीज़ों को या फिर इस तरह के कंप्रोमाइज़ करने को मुश्ताक अली खान साहब तैयार नहीं थे। और यही स्थिति हुई कि जहाँ पे इनका एक कालखंड बहुत ही ऊंचाई की तरफ चल रहा था, तो एक नियत ऊंचाई पर पहुँचने के बाद उसमें कुछ विराम लगता है और बाकी के लोग उस क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ते हैं। किंतु एक लंबा अनुभव, संगीत की एक सच्चे हृदय से की गई सेवा, इस चीज़ को हर गुणी व्यक्ति समझता था, मानता था, जानता था। इसलिए इनका सम्मान विद्वत समाज में बहुत ज़्यादा रहा। प्रारंभ से ही बहुत ज़्यादा विद्वत समाज में इनका सम्मान रहा और इसी सम्मान का प्रतिफल था कि इनको समय समय पर अलग अलग पुरस्कारों से इनको पुरस्कृत किया गया। जैसे कि 1968 में इनको संगीत नाटक अकादमी की तरफ से पुरस्कृत किया जाता है। उसके बाद 73-74 के टाइम पीरियड में लगभग रविंद्र भारती की तरफ से इनको डिलीट की उपाधि दी जाती है। 73 में इनको तंत्री विलास की उपाधि दी जाती है। 74 में इनको संगीत रत्नाकर की उपाधि दी जाती है। 1987 के टाइम पीरियड में इनको तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये सब जो पुरस्कार मिले हुए थे, ये इनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर दिए गए थे। हमारे इस वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है, वो उद्देश्य एक तो यह है कि हम अपने जो गुणीजन हैं, जो पुरोधा हमारे हैं, जो हमारे आप समझ लीजिए एसेट जो आप कह लें हमारे लिए हैं, उनकी चर्चा के माध्यम से हम उनके बारे में कुछ बता सकें आपको। आप में से अगर कोई गुणी विद्वतजन इस वीडियो को देख रहा है तो वो अपनी बात को हम तक पहुंचा सके, कुछ और उनके बारे में जान सके। तो एक उद्देश्य तो ये है। दूसरा उद्देश्य ये है कि चूँकि आज के समय पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ चलती हैं, तो जो स्टूडेंट हैं हमसे जुड़े हों या न जुड़े हों, जो भी स्टूडेंट हैं जो किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, म्यूजिक से रिलेटेड KBS कर रहे हो, NBS कर रहे हों, एक्सेट्रा, TGT, PGT, तमाम वैकेंसीज आती रहती हैं और इन पर बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। उन वैकेंसीज़ की जो तैयारी कर रहे हैं, वो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इस वीडियो के माध्यम से उनको जो थोड़ा बहुत मिल पा रहा है, उन चीज़ों को नोट आउट कर लें ताकि उनसे एग्ज़ाम में उनको कुछ सहायता मिल सके। तो एक उद्देश्य मेरा ये भी है। पुरस्कारों की लिस्ट हमने आपको बताई अभी, और 87 में पुरस्कार पाने के बाद अब धीरे धीरे उम्र भी इनकी ढल चुकी थी और इस पड़ाव में समय और बीतता गया और फिर समय आता है 21 जुलाई सन 1989 का। 21 जुलाई सन 1989 में मुश्ताक अली खान साहब अपने संगीत के द्वारा किए गए कार्यों, अपने मार्गदर्शन का जो रोड मैप है उसको हम सभी युवा कलाकारों को दे करके, समझा करके, अपनी जो थाती थी उसे अपनी अगली पीढ़ी को दे करके, अपनी अगली पीढ़ी कहने का मतलब इनके जो शिष्य हुए, इनके शिष्य में से निताई बोस हुई, डॉक्टर देबू चौधरी हुए, तमाम लोग इनके शिष्य थे। बाद में डॉक्टर देबू चौधरी ने तो दिल्ली में इनके नाम का संग्रहालय भी बनवाया। तो उन लोगों के माध्यम से अपनी बातों को आज तक हम लोगों के बीच में वो पहुंचा रहे हैं, दे रहे हैं। और गुरु यही होता है, जो गुरु होता है वो यही होता है कि वो अपना जो ज्ञान होता है वो अपनी अगली पीढ़ी में उसको रोपित कर देता है और वह एक नए वृक्ष के रूप में नए फल देता है अगली पीढ़ी में। वहाँ से नए बीज बनते हैं, उस नए बीज को फिर अगली पीढ़ी में रोपित किया जाता है और ये प्रकरण चलता चला जाता है। यही एक ट्रेडिशन हमारे यहाँ रहा है गुरु शिष्य परंपरा का। आज के समय में भी हम अगर मुश्ताक अली खान साहब को याद कर रहे हैं तो उनके द्वारा किए गए इन उत्कृष्ट कार्यों के लिए ही उनको याद किया जा रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम अपने इस वीडियो को यहीं संपन्न करेंगे, समाप्त करेंगे। और साथ ही साथ ये कहना चाहेंगे कि अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको लगता है कि नहीं कोई जानकारी है, मिल रही है आपको, या फिर कुछ बेनिफिशियल है या फिर किसी अदर के लिए बेनिफिशियल हो सकता है,
और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि औरों तक ये बात पहुंच सके। और आप में से कोई अगर विद्युत गुणीजन इस वीडियो को देख रहा हो और अगर वो मुश्ताक अली खान साहब के बारे में कुछ जान रहा हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को ज़रूर भेजें, ताकि हम और हमारे जो श्रोता हैं वो लोग उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जान सकें। धन्यवाद। महादेव, नमस्कार।